इस एक तस्वीर को न कोई भूल पाया है न कभी भूल पाएगा। बाटला के शहीद को इंसाफ। 12 साल बाद सियासत हारी और सच्चाई की जीत हुई। बाटला हाउस एनकाउंटर के खिलाफ सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश हो गया और उनके चेहरे भी बेनकाब हो गए हैं जो आतंकियों को मासूम गोल्ड मेडलिस्ट बता रहे थे। कोर्ट ने आतंकी आरिस खां को फांसी की सजा दी है। आज हम आपको एक बार फिर उन तस्वीरों को दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आंखें नम हो जाती हैं और उन सवालों को सुनाएंगे जो हमारे जवानों के खिलाफ उठे थे और एनकाउंटर की पूरी कहानी भी हम आपको दिखाएंगे। जज संदीप यादव ने 22 पन्नों में दोषी आरिस खान के मौत का फरमान लिखा। अदालत ने अपने आदेश में यह कहा कि आरिस खान के द्वारा किया गया घृणित कार्य उसके जीने के अधिकार को खो चुका है। बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकी को सजाए मौत सुनाई गई और तब जाकर इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को इंसाफ मिला। वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन कुर्बानी देकर हिंदुस्तान की यादों में हैं। जो हमारे इंस्पेक्टर जो हमारे बीच नहीं रहे शहीद मोहन चंद शर्मा, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि भी है। आज उनके जो कातिल थे जिन्होंने इनके ऊपर फायर किया था उनको भी फांसी की सजा हुई है। कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए जवाब है जो एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे थे, जिन्हें लगता था कि आतंकी मासूम थे। ये फैसला उन लोगों को तमाचा है जो कहते थे कि पुलिस ने मासूमों की जान ली है जबकि वो आतंकी थे। दोनों लड़के जो कि इनकाउंटर में मारे गए थे, उन दोनों लड़कों के सर के ऊपर गोली लगी है, 5 गोलियां। बाटला हाउस फर्जी कांड में मारे गए गोल्ड मेडलिस्ट मुसलमान बच्चों के जुर्म में मुकदमा दर्ज करें। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। लेकिन सलमान खुर्शीद ने कभी ये नहीं बताया कि इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की इस तस्वीर पर किसी के आंसू निकले या नहीं। इन बयानों ने मोहन चंद शर्मा की शहादत पर सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन 12 साल बाद जब इंसाफ की तराजू पर इस मामले को तौला गया तो आरोप लगाने वालों ने चुप्पी साध ली। दिग्विजय सिंह जो उस समय कांग्रेस के महासचिव थे, उन्होंने आजमगढ़ जाकर ये कहा था कि कांग्रेस की सरकार आजमगढ़ के लड़कों को इंसाफ देना चाहती है। सलमान खुर्शीद जी, आपको क्या कहना है? अभी आपके आंसू निकल रहे हैं या सोनिया जी के निकल रहे हैं कि नहीं? आरिफ खान की सजा हो गई तो? और दिग्विजय सिंह जी, आपको क्या कहना है? यह बहुत ही गंभीर सवाल है। बाटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, ममता जी, इन सबों ने नेशनल इश्यू बनाया था और इसी का नतीजा है कि 12 साल तक आतंकियों का सफाया करने वाले जाबाजों को अदालत के चक्कर लगाने पड़े और उनके परिजनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब सच सामने आ गया है। कोर्ट ने यह कहा कि इस पूरे फैसले से कहीं ना कहीं समाज में एक उदाहरण और इस पूरे अपराध को अंजाम देने के पीछे दोषी को कानून के मुताबिक अधिकतम सजा देना उनका उचित और न्यायोचित फैसला होगा। बहरहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में दोषी आरिस खान को मौत की सजा दी। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस पूरी वारदात में दोषी आरिस खान को कानून के मुताबिक जो अधिकतम सजा होगी वही देना उचित होगा।
और इसलिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुना दी। साकेत कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है। कोर्ट ने आरिज पर 11 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जिस वक्त बाटला हाउस में एनकाउंटर चल रहा था, खबर मिलने के बाद पूरे इलाके में भीड़ जमा हो गई। नतीजा, बड़ी संख्या में पुलिस को वहां तैनात करना पड़ा। 21 सितंबर तक मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसी के बाद से बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठने लगे। नेताओं के साथ मानवाधिकार संगठनों ने एनकाउंटर को फेक करार दिया था और इसकी जांच की मांग की और फिर कोर्ट में तारीख पड़ने लगी। बाटला हाउस इनकाउंटर के वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने उस वक्त उस इनकाउंटर को फर्जी बताया था, लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी थी जिसने उस इनकाउंटर को सही बताया था और उन्होंने ठाना था कि दिल्ली पुलिस की साख में जो बट्टा लगा है उसकी प्रतिष्ठा वो दोबारा लेकर आएगी। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान खुलकर इस एनकाउंटर को फर्जी करार दे रहे थे। उस वक्त गृह मंत्रालय ने इस एनकाउंटर को सही ठहराया था, लेकिन तब तक इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हावी हो गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से पुलिस के दावों की जांच कर 2 महीने में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। जांच के बाद 22 जुलाई 2009 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट पेश की। एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एनएचआरसी की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए न्यायिक जांच से इनकार कर दिया था। ये दिल्ली पुलिस की पहली जीत थी, क्योंकि तब तक कई सवालों से जवाब मिल गए थे, लेकिन सियासत की वजह से मामला और बढ़ने लगा और 30 अक्टूबर 2009 को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया था। लेकिन सवाल उठाने वाले हार नहीं माने और उसी शिद्दत से पुलिस भी इंसाफ की लड़ाई लड़ती रही और आखिर में आतंकी को फांसी हुई और शहीद शर्मा को इंसाफ मिला। नहीं, बाटला हाउस की जो इंसिडेंट है इसमें ये दूसरी सज़ा है। इससे पहले 2013 में एक मोहम्मद शहजाद इलियास पप्पू, उसको सज़ा हुई थी और उसको आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी और इसमें मोहम्मद आरिज को फांसी की सज़ा हुई है। तो एक बड़ी उपलब्धि है दिल्ली पुलिस के लिए, स्पेशल सेल के लिए, सभी ऐसी एजेंसीज जो टेरर पे काम कर रही हैं उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और इन सब के साथ जो हमारे इंस्पेक्टर जो हमारे बीच नहीं रहे, शहीद मोहन चंद शर्मा, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि भी है। आज उनके जो कातिल थे जिन्होंने इनके ऊपर फायर किया था, उनको भी फांसी की सजा हुई है। डीसीपी स्पेशल सेल संजीव कुमार यादव भी उस वक्त पुलिस की टीम में थे। इनके किरदारों को भी फिल्म बाटला हाउस में दिखाया गया है। संजीव कुमार ने बताया कि ये जीत आसान नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना, सच पर झूठ का पहरा कितना भी हो, सच सामने आ ही जाता है। नहीं, एक कठिन समय जरूर कह सकते हैं। 2008 में जब से ये इंसिडेंट हुआ है और ये समय समय पर ये इशू उठते भी रहे हैं और बहुत सी इंक्वायरी की डिमांड्स होती रही। कोर्ट्स में बहुत से एप्लीकेशंस मूव हुई इंक्वायरीज के लिए, मुकदमे दर्ज होने के लिए। कठिन समय था, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स की लाइफ में और स्पेशली जो इस तरह के टेरर एजेंसीज़ में काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जिनसे धीरे धीरे हम लोग की आदत हो जाती है और जिस तरह से हम लोग उससे लड़ते हैं, एक जस्ट कि प्रोफेशनल वर्क है हमारा, उसी तरह से हम लड़ते भी रहते हैं और घर परिवार में भी उन लोगों को भी इस तरह की आदत हो जाती है कि इनके साथ ऐसे इशूज़ चलते रहते हैं। टफ होता है, लेकिन उससे धीरे धीरे लड़ने की एक कला सी आ जाती है। 12 साल बाद आतंकी आरिज खान को सजाए मौत से साजिश वाली सियासत हार गई है और सच्चाई की जीत हुई है। कि आपकी देश की सेना, आपकी देश की पुलिस और सब नागरिक इस बात को समझते भी हैं और इससे उन सब का मुराल भी कम होता है जब कोई राजनीतिक लोग अपने वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एनकाउंटर के खिलाफ ये सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश होने पर बाटला के शहीदों को इंसाफ मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
ये फैसला आया तो सवाल उठाने वाले खामोश हो गए, लेकिन इंसाफ के लिए जंग लड़ने वालों की आंखें नम हो गई। जरा सोचिए, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिजनों पर साल 2008 के बाद से अब तक क्या बीती होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाटला हाउस कांड हुआ क्यों? इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी जिस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त खुफिया एजेंसियां और दिल्ली पुलिस उन आतंकियों पर करीब से नजर बनाए हुए थे। 13 सितंबर 2008 दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट। ये तस्वीरें दिल्ली के उन बाजारों की हैं जहां पर आतंकियों ने एक साथ कई ब्लास्ट कर हिंदुस्तान को दहला दिया था। दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में कई धमाके हुए। इन धमाकों में उस दिन 26 लोग मारे गए थे और 133 जख्मी हो गए। पूरी दिल्ली में अफरा तफरी मच गई थी। जांच में पता चला था कि बम ब्लास्ट को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने अंजाम दिया था। यहीं से बाटला हाउस कांड की कहानी शुरू होती है, क्योंकि धमाकों के 6 दिन बाद 19 सितंबर 2008 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली कि इंडियन मुजाहिदीन के 5 आतंकी बाटला हाउस के एक मकान में छिपे हैं। इस खबर के बाद दिल्ली पुलिस चौकन्ना हो गई और आतंकियों को पकड़ने के लिए प्लान बनाने लगी। यूपी कोर्ट वाले ब्लास्ट केस में भी जो है हमने काफ़ी मेहनत की। फिर इसी ग्रुप ने 13/5/2008 को जयपुर में ब्लास्ट किए, वो उसमें भी हम लगे रहे, हमारी टीमें गईं। फिर 26/7/2008 को गुजरात में ब्लास्ट हुए, उसमें भी हमारी टीमें लगी रहीं और यह ग्रुप चैलेंज बना हुआ था। यूपी, दिल्ली, गुजरात में ब्लास्ट के बाद 5 आतंकी नए हमले की तैयारी में थे। पुलिस की नजर से बचने के लिए दिल्ली के बाटला हाउस में डेरा बना लिया था। आतंकियों के लिए ये इलाका बिल्कुल महफूज था, इसीलिए वो बेफिक्र होकर बाटला हाउस में बने रहे। इधर पुलिस उन्हें जिंदा पकड़ने की तैयारी में थी। बाटला हाउस मुठभेड़, हम मुठभेड़ के लिए नहीं गए थे, उनको पकड़ने के लिए गए थे। और डिपेंड करता है, उस समय सिचुएशन ऐसी बनी कि मुठभेड़ हुई और हमने जो है ना हिम्मत से, बहादुरी से उन आतंकियों का मुकाबला किया। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह भी मौके पर पहुंचे। जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो आतंकियों ने हमला कर दिया। पुलिस को इस बात की उम्मीद नहीं थी। बाटला हाउस इनकाउंटर के वक्त में एक ऐसे जवान हैं, उससे हम बात करेंगे जो उस वक्त में जिनको गोली लगी थी। और गोली लगी थी इनके हाथ में, ये देखा जा सकता है, देखिए ये प्लेट भी पड़ा हुआ था। ये निशान, इस निशान को देख करके बलवंत जी कुछ याद आता है क्या? इस निशान से हमेशा आतंकवादियों से लड़ने की एक ताकत मिलती है, जो हमें हमेशा याद दिलाती है जब हम किसी ऑपरेशन पर जाते हैं कि हटना नहीं है, लड़ना है, आतंकवाद को ख़त्म करना है। यही हमारा मोटिव है और इस देश से आतंकवाद को बिल्कुल ही सफाया करना है। और जो हमारी यूनिट है वो काम ही स्पेशल ही इसीलिए बनाई गई है कि इस पे जो काम होता है मोस्टली टेररिस्ट पे और टॉप गैंगस्टर पे होता है। लेकिन हमले से पहले आतंकियों तक पहुंचने के लिए स्पेशल सेल ने कई तरीके अपनाए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गोली चलने से अफरा तफरी मच सकती थी। इसलिए 19 सितंबर 2008 को सुबह 10 बजे एसआई धर्मेंद्र कुमार फोन कंपनी के सेल्समैन के लुक में फ्लैट का गेट खटखटाने लगे। अंदर सन्नाटा था, बाकी पुलिस वाले नीचे इंतजार कर रहे थे। इसी बीच इंस्पेक्टर शर्मा सीढ़ियां चढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद शर्मा ने फ्लैट के बाईं ओर का दरवाजा अंदर धकेला और पुलिस के साथ फ्लैट में दाखिल हो गए। आतिफ अमीन, साजिद, आरिज और शहजाद पप्पू अंदर थे। सैफ नाम का एक लड़का बाथरूम में था। पुलिस जैसे ही अंदर घुसी, दोनों ओर से धड़ाधड़ फायरिंग होने लगी और इसी दौरान इंस्पेक्टर शर्मा को 2 गोलियां लगी। हवलदार बलवंत के हाथ में भी गोली लगी। गोली लगने से आतिफ अमीन और साजिद की मौत हो गई। आरिज और शहजाद पप्पू दूसरे गेट से निकलकर भागने में कामयाब रहे। होली फैमिली हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इंस्पेक्टर शर्मा शहीद हो गए। इंस्पेक्टर शर्मा ने अपनी 21 साल की पुलिस की नौकरी में 60 आतंकियों को मार गिराया था और 200 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार भी कर चुके थे। मोहन चंद शर्मा जो थे वो हमारे बॉस भी थे और एक फादर फिगर की तरह भी थे, कि जैसे एक बाप अपने बच्चे को संभाल के चलता है, समझा के चलता है, वो इस तरह के चलते थे। खुद आगे चलते थे, बाकी सबको पीछे फ्रंट लीड करते थे। वो ऐसा नहीं था कि जैसे कह देते चलो भाई आप आगे बढ़ो, आप छोटे, मतलब जिस रैंक होता है कि आप आगे बढ़ो, हम पीछे से देख रहे हैं। बहुत ही बहादुर इंसान थे और उनकी क्षति आज तक भी सताती है और एक दुख भी लगता है बहुत ज़्यादा। जिसके साथ काम किया, बहुत कुछ सीखा और ज़िंदगी में मतलब वो चीज़ का मलाल रहेगा कि वो आज नहीं है। मतलब फैसला आया, बड़ी खुशी हुई
उनको एक न्याय मिला, उनकी आत्मा को एक शांति भी मिलेगी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। परिवहन समाज कल्याण मंत्रालय गणेश जोशी को औद्योगिक विकास मंत्रालय, तो अनुपम त्रिवेदी हमारे उत्तराखंड के संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम जी, त्रिवेंद्र कैबिनेट के मुकाबले तीरथ कैबिनेट में किस मंत्री के पोर्टफोलियो में क्या कुछ चेंजेस है? देखिए अपर्णा, अगर आप सीधे सीधे ये पोर्टफोलियोज को देखेंगे तो जिस तरीके से जब कैबिनेट बनी थी तो उसमें हमने देखा कि पुरानी सरकार के लगभग सभी मंत्री रिपीट हो गए थे। इनमें पोर्टफोलियोज में भी कुछ ऐसी दिखता है। जो पुराने मंत्री थे उनके पास जो भी पोर्टफोलियो थे, जैसे सतपाल महाराज के पास पिछली सरकार में जो पोर्टफोलियो था, टूरिज्म था, सिंचाई था, उनको दे दिया गया है। हरक सिंह रावत के पास फॉरेस्ट था, एनवायरमेंट था, ये उनको वापस कर दिया गया है। यशपाल आर्य आप देखते थे ट्रांसपोर्ट समाज कल्याण, वो उनके पास रहेगा। अरविंद पांडे स्कूल एजुकेशन देखते थे, वो उनके पास रहेगा। सुबोध उनियाल जो है कृषि देखते थे, वो सेम फिर रिपीट हो गया। इसमें एक जो नए मंत्री आए हैं, गणेश जोशी जो कैबिनेट मिनिस्टर आए हैं, उनको सैनिक कल्याण दिया गया है। सैनिक कल्याण इसलिए उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ सैनिक परिवारों से जुड़े हुए वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है और इन वोटर्स पे बीजेपी इन पे लंबे समय से इनके बीच में काम करते रही है, इसलिए एक पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में देखेंगे जैसे धन सिंह रावत है, रेखा आर्या है, इनके पास वही विभाग है जो उनकी पिछली सरकार में थे, यानी कि धन सिंह के पास सहकारिता है, उच्च शिक्षा है, रेखा आर्या के पास महिला सशक्तिकरण था, वो उनके पास रिपीट किया गया है। जो नए एक राज्य मंत्री इस बार सरकार में आए हैं, यतीश्वर हरिद्वार से आते हैं, इनके पास गन्ना विकास दिया गया है। और मैं बताना चाहूंगा कि गन्ने का इशू हरिद्वार में बहुत बड़ा है, तो शायद उनको ध्यान में रखते हुए दिया गया है। और इसमें जो कद जिस मंत्री का बढ़ा हुआ दिख रहा है वो पंचीधर भगत है। जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स देखेंगे, संसदीय कार्य, इसके अलावा इन पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति है, शहरी विकास है। ये बहुत बड़ा मंत्रालय है शहरी विकास, जिसको अभी तक मदन कौशिक देखते थे पिछली सरकार में। चूंकि वो बीजेपी का अध्यक्ष है, इसलिए अब ये उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और वरना इसके अलावा सीएम ने अपने पास जो है फाइनेंस है, पीडब्ल्यूडी है, आबकारी है, स्वास्थ्य है, नागरिक उड्डयन है, जो आपका जितना फ्लाइट्स और यहाँ पे जो एक्सपेंशन का काम चल रहा है वो इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने अपने पास रखा है। ग्राम्य विकास है, रूरल डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है, ऊर्जा, औद्योगिक विकास और जिसमें खनन आता है, वो सब कुछ जितने इंपॉर्टेंट विभाग है सब सीएम ने अपने पास रखे हैं। ये बड़ा जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अनुपम जी। अनुपम जी, एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरह से हमने पूरा देखा कि बदलाव की बात कही गई, प्रदेश अध्यक्ष और सीएम को बदल दिया गया, लेकिन कैबिनेट जो पोर्टफोलियो है काफी हद तक रिपीट किए गए। बिशन सिंह चुफाल के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिशन सिंह चुफाल को दिया गया पेयजल और ग्रामीण निर्माण, मतलब इसके बाद जो है पेयजल एक प्रदेश में आपको पता है कि उत्तराखंड में पानी का एक बहुत बड़ा इशू रहता है। वो जिस इलाके से आते हैं, बिशन सिंह चुफाल पिथौरागढ़ जिले से, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में पानी एक बहुत बड़ा इशू है और पहाड़ों में इस बार ये लगता है कि ये बड़ा मुद्दा बनेगा भी। उसको मैनेज करने के लिए बिशन सिंह चुफाल चूंकि एक्सपीरियंस मिनिस्टर रहे हैं पुरानी सरकारों में, उनको दिया गया है। जी पड़ा जी, बिल्कुल। तो आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर दर्शकों को एक बार फिर इस खबर को लेकर अपडेट दे देते हैं। तीरथ कैबिनेट के नए मंत्रियों विभागों का बंटवारा हो गया है। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे उत्तराखंड के संपादक इस बारे में जानकारी देते हुए कि जो पिछले मंत्री थे लगभग वही चेहरे रिपीट हुए, तो पोर्टफोलियोज में भी लगभग उसी तरह की समानता यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी है।